नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप संडे के दिन भी इतने कीमती समय से मैं निकाल करके आप यहां पर आए हैं। और मैं चाहूँगा कि जो मेरा 20 ईयर का अनुभव है, उसमें मैं आपको सुझाव देना चाहूँगा कि आप किस तरह से अपनी वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल को किस तरह से अचीव कर सकते हैं। उसी में मेरे मित्र हैं जो लास्ट 20 ईयर से फाइनेंशियल गोल अचीवमेंट करने में आपकी मदद करते हैं, और वो आपको बताएंगे मिस्टर अमित पालीवाल जी। उनका स्वागत है। प्लीज अमित पालीवाल जी। ओके, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पैसा कमाना और अमीर बनना। और मैं एक बात का आपको कमिटमेंट देता हूं, अगले 45 मिनट के बाद हम सबको ये विश्वास हो जाएगा कि हम अमीर बनेंगे। आप सब पैसा कमाना जानते हैं, मैं वो नहीं बताऊंगा कि पैसा कैसे कमाते हैं। मैं ये बताऊंगा कि पैसे को कई गुना कैसे बढ़ाते हैं, पैसों का पेड़ कैसे लगाते हैं, एक सेकंड इनकम कैसे जनरेट। तो शुरू करते हैं शेयर बाजार से। पहला टॉपिक है आज का हमारा शेयर बाजार। शेयर बाजार पे मैं 3 अलग अलग चैप्टर आपको दिखाऊंगा 15 मिनट में। 3 अलग अलग हिस्से शेयर बाजार के, या 3 अलग अलग चेहरे शेयर बाजार के समझने के लिए। लेकिन शेयर बाजार को समझने से पहले हमें अपने आप को समझना जरूरी है। आप अपने आप से एक सवाल पूछिए, आप कौन हैं, क्या हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं इन टर्म्स ऑफ योर कमर्शियल लाइफ। यानी आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, दुकान चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, जो भी आपका बिजनेस है आपको मालूम है। और आपको यह भी मालूम होगा कि मेरे नौकरी या मेरे बिजनेस से अगर मैं 1 महीने का छुट्टी लूं तो क्या मुझे आमदनी आएगा, या जब 50, 55, 60 की उम्र के बाद मैं काम नहीं कर पाऊंगा या मुझे रिटायरमेंट लेना पड़ेगा तो क्या मैं वापस से इतना पैसा कमा पाऊंगा। अब मैं आपको उसका सॉल्यूशन दिखाता हूं कि रिटायरमेंट, अर्ली स्टेज रिटायरमेंट कैसे ले सकते हैं, रिटायरमेंट के बाद भी कैसे कमा सकते हैं। और आप जो भी नौकरी करते हैं, नौकरी, बिजनेस, दुकान, उसके साथ साथ एक सेकंड बिजनेस इनकम कैसे डेवलप कर सकते हैं। आप जो भी बिजनेस या प्रोफेशन में हैं, वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में बिजनेस और प्रोफेशन को केवल 4 हिस्सों में बांटा जाता है, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। क्योंकि शेयर बाजार को समझना है तो आपको यह कॉन्सेप्ट समझना होगा कि शेयर बाजार काम कैसे करता है। पहला प्रोफेशन होता है नौकरी, यानी कि एम्प्लॉयमेंट। यानी कि मैं नौकरी करता हूं, हम नौकरी करते हैं, हमें उसके बदले सैलरी मिलती है। और नौकरी में मेरे स्किल और टैलेंट को गुणा किया जाता है मेरे घंटों के साथ। 8 घंटे काम करूंगा, 8 घंटे का पैसा मिलेगा। 4 घंटा ओवर टाइम लगाऊंगा, और ज्यादा पैसा मिलेगा। मेरा स्किल, टैलेंट, एक्सपीरियंस वक्त के साथ बढ़ेगा, मेरी सैलरी बढ़ेगी। एक कर्मचारी की तनख्वाह एक जगह से नहीं मिलती तो नौकरी छोड़ के दूसरी जगह चला जाता है। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट प्रोफेशन। नाउ टेकिंग सेकंड प्रोफेशन, दूसरी तरह का बिजनेस जो होता है उसे बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। दोनों को काम करने के घंटे और स्किल और टैलेंट के हिसाब से ही पैसा मिलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले व्यक्ति को तनख्वाह कोई और देता था, और सेल्फ एम्प्लॉय अपना काम खुद करता है, क्लाइंट से अपनी फीस लेता है। चाहे वो डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, धर्मवीर जी जैसे इंश्योरेंस एडवाइजर है, मेरे जैसे प्रोफेशनल कंसल्टेंट है। हम लोग अपना काम खुद करते हैं, अपने ग्राहक से अपनी फीस लेते हैं। अब इन दोनों जगह पे आमदनी की एक लिमिटेशन है। एक लेवल से ज्यादा नहीं कमाया जा सकता, क्योंकि भगवान ने हम सबको 24 ही घंटा दिया है। कितने घंटा काम करेंगे? 12 घंटा, 18 घंटा। एक तीसरी कैटेगरी एम्प्लॉयमेंट की आती है, जिसके पास घंटों की लिमिट नहीं होती, वो अनलिमिटेड कमा सकता है। उसे कहते हैं बिजनेसमैन। बिजनेसमैन वो व्यक्ति होता है जो एम्प्लॉय नाम के व्यक्ति को अपने पास नौकरी पे रखता है, उसको सैलरी पे करता है और उससे काम कराता है। अभी आप देखिए, बिजनेसमैन की लिमिटेशन इसीलिए नहीं क्योंकि वो 100 कर्मचारी भी रख सकता है, 1000 कर्मचारी भी रख सकता है, 50,000 कर्मचारी भी रख सकता है। जितने ज्यादा एम्प्लॉइज रखेगा उतने ज्यादा काम के घंटे बढ़ गए, उतना ज्यादा काम बढ़ गया। अब प्रॉब्लम ये है, जो अक्सर लोग देखते हैं, शेयर बाजार का कॉन्सेप्ट इसी में समझ में आ जाएगा। जिंदगी बीत जाती है लोगों की नौकरी करते करते, सोचते हैं बिजनेस करूंगा, बिजनेस करूंगा, बिजनेस करूंगा, कुछ पैसा जोड़ लूं तो बिजनेस करूंगा, कहीं से कुछ पैसा आएगा तो बिजनेस करूंगा। उम्र बीत जाती है, उनका बिजनेस आइडिया उनके दिमाग में रह जाता है, वो बिजनेस नहीं कर पाते, लाइफ निकल जाती है सर। और बिजनेसमैन भी जो लोग होते हैं ना, सारी जिंदगी सोचते रहते हैं बिजनेस बढ़ाऊंगा, बिजनेस बढ़ाऊंगा, बिजनेस बढ़ाऊंगा। सारी जिंदगी 4 कर्मचारी, 6 कर्मचारी लेके काम करते हैं, और रिटायरमेंट के बाद भी खुद लगना पड़ता है। अब इसके आगे का लेवल क्या है? जो ऑटोमेशन में काम करे, मुझे टाइम नहीं देना पड़े, मेरे को बिजनेस की मगजमारी नहीं चाहिए, लेकिन प्रॉफिट रोज चाहिए, उसे कहते हैं बैंकर,
साहूकार, शेयर होल्डर, इन्वेस्टर। आप देखिएगा टाटा, बिरला, अंबानी, कोई भी बिजनेसमैन अपने पैसे से खड़ा नहीं होता, बैंक से लोन लेता है। तो बैंक क्या करता है, पैसा निवेश करता है बिजनेसमैन के ऊपर कि तुमको बिजनेस करने का है, ये लो पैसा, तुम बिजनेस करो, मेरे को मेरा ब्याज दो। ऐसी साहूकार होता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन लोन लेते हैं बैंक से, छोटे बिजनेसमैन जो दुकानदार होते हैं वो लोन लेते हैं साहूकार से, 2% का ब्याज, 1.5% का ब्याज। और एक तीसरी कैटेगरी होती है जो होता है शेयर होल्डर। वो बोलता है तुमको बिजनेस करने का है, ये लो पैसा ले जाओ, मेरे को कोई ब्याज नहीं चाहिए, कोई ईएमआई नहीं चाहिए, तुम्हारे धंधे में मेरे को कितना प्रॉफिट दोगे वो बताओ। दिस इज कॉल्ड अ शेयर मार्केट इन्वेस्टर। टाटा, बिरला, अंबानी सभी कंपनी के शेयर भारत में बिकाऊ हैं। और आपको एक बात बताऊं, पूरी दुनिया की बात बता रहा हूं, बहुत पते की बात है, पूरी दुनिया में केवल 80% लोग, 80% लोग, केवल नहीं 80%, ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज, ऑल द पीपल, 80% लोग या तो एम्प्लॉई हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, और इनके पास पूरी दुनिया की केवल 20% वेल्थ है। और जो 20% लोग बचते हैं ना, वो या तो बिजनेसमैन है या इन्वेस्टर है। और दुनिया का 80% पैसा, 80% वेल्थ उन 20% लोगों के पास है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि हम 80% की साधारण दुनिया से निकल के 20% की अमीर दुनिया में कैसे शिफ्ट करें, अपनी नौकरी करते करते, अपना बिजनेस करते करते, अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में कोई बदलाव नहीं करना। मैं यहाँ बैठे बैठे अगले 30 मिनट में आप सबको टाटा, बिरला, अंबानी के सामने बिठा दूंगा, और यू विल बी फीलिंग लाइक दैट आई एम टाटा, आई एम बिरला, आई एम अंबानी, आई कैन प्रूव इट नाउ। आपको अगर ध्यान हो, जो लोग 15-20 साल से बिजनेस में हैं, जिस कंपनी में आप नौकरी कर रहे हैं वो कंपनी की ग्रोथ कितना हुआ, या आपका कोई दोस्त या भाई जिसने बिजनेस शुरू किया, ही हैज ग्रोन वेरी वेल, और आज आपको रिग्रेट होता है कि काश मैंने भी नौकरी ना करके ये बिजनेस किया होता तो मेरी भी ये तरक्की होती। या फिर आज आपके पास कहीं से 50 लाख रुपए आ जाए, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, गांव की पुश्तैनी जमीन बिक गई, लॉटरी लग गई, मैंने नौकरी बदली तो पीएफ का पैसा मिल गया, तो आप क्या बिजनेस लगाना चाहेंगे? अमूमन जहन में होता है ना यार, कहीं से पैसा आएगा तो रेस्टोरेंट खोलूंगा, कहीं से पैसा आएगा तो फलानी फ्रेंचाइजी लगाऊंगा, मेरे को कहीं से पैसा मिल जाए मैं तो कोचिंग सेंटर का बिजनेस करना चाहूंगा। ऐसा कौन सा बिजनेस आप लगाना चाहेंगे? या आपको क्या लगता है, अभी अपना बिजनेस छोड़ो, मैं ऐसे बिजनेस की बात कर रहा हूं जो बहुत फल फूल रहा है आपकी वजह से, जिसका माल आप रोज खरीदते हो, ऐसा कोई बिजनेस जिसका प्रोडक्ट खरीद के आप रोज अपने घर लाते हो। जैसे बाजू वाले परचून की दुकान से आप माल खरीद के लाते हो, तो वो परचून की दुकान वाला मुझसे कमा रहा है, क्यों ना मैं उससे कमाऊं। मैं आपके सामने कुछ बिजनेस रख रहा हूं, स्क्रीन पे गौर फरमाइएगा। मारुति नाम सुना आपने? मारुति, हम सब लोग मारुति का कार चलाते हैं। क्या है मारुति? मारुति कार की फैक्ट्री है। मारुति एक बिजनेस है जो बिकाऊ है। अपोलो हॉस्पिटल एक बिजनेस है, बिकाऊ है। आप विश्वास नहीं करेंगे, पिछले 15 मिनट में मैंने 50 बाईपास सर्जरी कर दी है बैठे बैठे कंप्यूटर के सामने, बिकॉज आई एम द ओनर ऑफ अपोलो हॉस्पिटल। मैं अपोलो हॉस्पिटल का मालिक हूं क्योंकि मेरे पास अपोलो हॉस्पिटल का एक शेयर है, 1500 रुपए का। 1500 रुपए देके मेरी कीमत अपोलो हॉस्पिटल के मालिकों में हो रही है, और अपोलो हॉस्पिटल की पूरी टीम मिलकर के जो प्रॉफिट कमाती है उसका एक हिस्सा मुझे आता है। मैं हर 2 मिनट में एक स्विफ्ट डिजायर कार बना के बेच देता हूं। मैं हर 5 सेकंड के अंदर एक टाइटन की घड़ी बना के बेच देता हूं। आप लोग पीवीआर सिनेमा देखने जाते हैं, जब जब आप 250 रुपए का एक टिकट लेते हैं, उसमें 25 पैसा या 5 पैसा के लगभग का रेवेन्यू मेरे पास भी आता है। ये स्क्रीन पे जितने भी नाम लिखे हैं, एनटीपीसी जिससे मेरे घर बिजली आता है, डोमिनोज पिज्जा जहां मैं और मेरी बीवी बर्गर खाते हैं, बाटा का जूता पहनते हैं, डॉक्टर लाल पैथ लैब, हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत जैसे देश में पैदा हुए हैं, और भारत में शेयर बाजार के थ्रू कंपनियों को और बिजनेसेस को फल और सब्जी की तरह खरीदा बेचा जा सकता है। और अभी थोड़े दिन में तो एलआईसी का भी आईपीओ आएगा। सोचिए, ऐसी कंपनी जिसपे भारत सरकार टिकी है, और केवल इंडिया की नहीं, एशिया का सबसे बड़ा आईपीओ होगा जो एलआईसी का आईपीओ आएगा। यदि हम उसका एक शेयर खरीदते हैं तो हम इस एशिया की सबसे बड़ी कंपनी के मालिकाना अधिकारी होंगे, पार्शियल शेयर होल्डर होंगे, और जो प्रॉफिट एलआईसी कमाएगा, हम सब एलआईसी का पॉलिसी लेते हैं, भरोसा करके लेते हैं कि एलआईसी अच्छा प्रॉफिट देगा, एलआईसी जिंदगी भर कमा के देगा, एलआईसी तो डूबने वाला जहाज नहीं है। तो जब आपको भरोसा है कि एलआईसी डूबने वाला जहाज नहीं है, तो क्यों ना उस जहाज को खरीद लिया जाए। और वो जहाज बिकाऊ है। अगले 2 महीने में वो जहाज का जिसका टिकट लेकर के आप पॉलिसी खरीदते हैं, मैं उस जहाज का मालिक बनूंगा। आप चाहें तो आप भी बन सकते हैं। आप मुझे केवल 10,000 रुपए दे दीजिए,
10,000 रुपए को बहुत बड़ी रकम तो नहीं मांग रहा ना आपसे, इससे महंगा फोन आपकी जेब में होगा। आज अभी इसी वक्त इंडिया की सबसे बड़ी कार की फैक्ट्री मारुति में आपके नाम कर दूंगा। अभी आपको लगता है ना कि कार का धंधा बहुत अच्छा है, कार तो खूब बिकती है, आगे भी बिकेगी, तो क्यों ना कार की फैक्ट्री लगा ली जाए। अपनी ना लगाई जाए, जो व्यक्ति पहले से कार का फैक्ट्री लगा के बैठा है उसके शेयर खरीद लिए जाए। अपोलो हॉस्पिटल 1,500 रुपए का शेयर है। स्विगी जोमेटो जैसे ऑनलाइन पोर्टल, फ्लिपकार्ट और पेटीएम जिनसे आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, अपने घर मंगाते हैं, हजार हजार रुपए में इनके शेयर अवेलेबल हैं। तो क्यों ना हम इनके मालिक बने, इनके शेयर होल्डर बने। जिनसे आप और मैं प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो दुकान हमारी खुद की क्यों ना हो। अब मैं आपके सामने अपनी दिनचर्या रख रहा हूं, सुबह से लेकर शाम तक मैं क्या करता हूं वो बता रहा हूं, क्योंकि आप और मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, हर व्यक्ति, जो बच्चा अभी पैदा हुआ ना 1 सेकंड पहले, जिसके मुंह से अभी वो कॉर्ड भी नहीं कटी होगी जिसके पेट से, वो भी शेयर बाजार से जुड़ा है। वो पैदा होने से पहले कम से कम 50 कंपनियों के शेयर्स को प्रॉफिट दे चुका है। देखिए ऐसे, मैं सुबह उठ के सबसे पहले कोलगेट करता हूँ, फिर जिलेट के रेजर से दाढ़ी बनाता हूँ, सेरा सैनिटरी वेयर में मैं हाथ धोता हूँ, मेरा वॉश बेसिन है, हेवल्स के गीजर में पानी गर्म करता हूँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर के लक्स साबुन से नहाता हूँ, इमामी की मर्दों वाली ब्यूटी क्रीम लगाता हूँ, रेमंड का कोट पहनता हूँ, टाइटन की घड़ी बांधता हूँ, ब्रिटानिया की ब्रेड खाता हूँ, टाटा टी की चाय पीता हूँ। आपको पता है कौन है? ये वो लोग हैं जो मुझसे कमा रहे हैं, और ये सबके सब बिकाऊ हैं। ऐसे हाथ जोड़ के खड़े बाजार में, आओ हमारा शेयर खरीदो, हमें पैसा दो। और इनके शेयर की कीमत आपके सामने। मैंने पिछले 5 साल की जो तेजी आई शेयर बाजार की वो हटा दी। अक्टूबर 2005, ध्यान से देखिए, अक्टूबर 2005 से अक्टूबर 2015 के बीच की ये 10 साल की जर्नी है, 15 साल की जर्नी, 10 साल की, 130 से 930, 730 से 4800, 40 से 2200। प्रैक्टिकली आप देखिए ये कंपनियां कितना ग्रो कर गई, और किस लिए ग्रो की? क्योंकि आप और मैं इनका माल खरीदते हैं, रोज खरीदते हैं, सुबह शाम खरीदते हैं, और जिंदगी भर खरीदते रहेंगे। और केवल आप और मैं नहीं, आपके मेरे जैसे 100 करोड़ लोग इन कंपनियों का प्रोडक्ट खरीदते हैं, जिससे इन कंपनियों की ग्रोथ होती है। ये तो दोपहर तक की बात थी, अभी शाम की बात करते हैं। मैं जुबिलेंट का पिज्जा मंगा के खाता हूं, मैं जी सिनेमा भी देखता हूँ, जी बिजनेस भी देखता हूँ, हफ्ते में एक बार पीवीआर सिनेमा भी जाता हूँ, गॉडफ्रे फिलिप की सिगरेट पीता हूँ, यूनाइटेड स्पिरिट्स की विस्की पीता हूँ, इसलिए साल में एक बार अपोलो हॉस्पिटल जाना पड़ता है इलाज कराने, वो मुझे ल्यूपिन की दवाई लिख के दे देता है। अभी सोचिए, ये सब आपकी हमारी, हम 100 करोड़ लोगों की नॉर्मल लाइफ है। शेयर बाजार को देखने का नजरिया बदलिए। हम सब शेयर बाजार से जुड़े हैं, क्योंकि हमारी वजह से ही शेयर बाजार एग्जिस्ट कर रहा है। हम इन कंपनियों का माल खरीद रहे हैं, तभी इनके शेयर चढ़ रहे हैं। और पिछले 10 साल की ग्रोथ आपके सामने, 26% सालाना। आप नीचे देखिए, यानी ये कंपनियां जिनका प्रोडक्ट खरीद के मैं घर लाता हूं, जिनकी सर्विसेज मैं इस्तेमाल करता हूं, मेरी वजह से, आपकी वजह से सालाना 26% का ग्रोथ ले रही हैं। बैंक में तो 5% का भी ग्रोथ नहीं है। 2% महीने का ब्याज कहां मिलता है? यहां मिल रहा है। तो ये था शेयर बाजार का एक हिस्सा, जो मैंने आपको चेहरा दिखाया। शेयर बाजार का एक रूप ये है कि हम जिनका माल खरीद रहे हैं वो अमीर हो रहे हैं, तो क्यों ना हम उनके शेयर भी खरीद लें। नाउ टेकिंग इनटू सेकंड फेज, मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहा हूं। आप सबने सेंसेक्स और निफ्टी, ये दो नाम सुने होंगे। सेंसेक्स और निफ्टी जो अब लाइफ टाइम हाई टच कर चुके हैं। सेंसेक्स की कीमत इस वक्त करीब करीब 60,000 है, और निफ्टी की 18,000 है। आपको शायद मालूम नहीं होगा, जैसे छोटा बच्चा गिर गिर के बड़ा होता है ना, सेंसेक्स भी 1979 में 100 रुपए से शुरू हुआ था। देखिए आप, उसके बाद सन 2000 आते आते 5,000 हुआ, 2010 आते आते रेट देखिए, और 2021 आज इसका रेट फाइनली 60,000 है। सालाना 17% का ब्याज, यानी शेयर बाजार की, भारतीय शेयर बाजार की जो सालाना ग्रोथ है पिछले 40 साल की, वो 17% कंपाउंडिंग एनुअलाइज ग्रोथ रेट है। ग्रोथ पे ग्रोथ, ब्याज पे ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। जिन लोगों ने लंबे समय के लिए शेयर बाजार में पैसा रखा, कोई पर्टिकुलर एक शेयर नहीं खरीदा, पूरे शेयर बाजार को खरीद लिया। क्योंकि जब आप सेंसेक्स या निफ्टी खरीदते हैं तो आप पूरा शेयर बाजार एक साथ खरीदते हैं, और पूरे शेयर बाजार की ग्रोथ आपके सामने है, 17%। सोचो, जब पूरी एवरेज, पूरी इंडस्ट्री की एवरेज 17 है, तो किसी का रिटर्न तो 50% सालाना भी बना होगा। मैं दिखाऊंगा ऐसी कंपनियां आपको जो एक साल में 100% का रिटर्न देती हैं। लोगों का पैसा बना है, लेकिन शेयर बाजार एकदम से ऐसे जहाज की तरह टेक ऑफ नहीं होता, वो गोते खाता है, हिचकोले खाता है, पानी की झालरों की तरह। अब देखिए शेयर बाजार कितनी बार बीच में गिरा, लेकिन जब जब गिरा, गिर गिर के चढ़ा। ये शेयर बाजार के लेवल है, कब कब चढ़ा, कब कब गिरा, लेकिन आज फाइनली सेंसेक्स
60,000 पे है। कोई ये नहीं कह सकता कि शेयर बाजार नहीं गिरता, शेयर बाजार गिरता है, लेकिन गिरने के बाद चढ़ता है। और जब जब शेयर बाजार जितना जितना गिरा और जितना ज्यादा गिरा, उसके बाद उतनी ही तेजी से ऊपर आया, चाहे वो सन 1988 हो, 1993 हो, सन 2009 हो, या अभी रिसेंट ले लो 2019 में जब पहली बार कोरोना सामने आया था, शेयर बाजार आधा हो गया था अपने लेवल से, और देखिए वापिस ऊपर आ गया। और जिन लोगों ने सन 2019 में शेयर बाजार गिरने के बाद पैसा लगाया, आज उनका पैसा डबल से ज्यादा है। तो ये लेवल की ग्रोथ शेयर बाजार में बनी है। अब मैं भविष्य की बात कर रहा हूं, ये सिर्फ मैथमेटिकल प्रोजेक्शन है, मैं आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा कि ऐसा ही होगा, कि सच में ऐसा ही होगा। लेकिन यदि केवल 15%, पिछला 40 साल का इतिहास है, 17% सालाना का ग्रोथ भारतीय शेयर बाजार का, यदि 15% भी ग्रोथ यहां के बाद आया, तो अगले 5 साल में सेंसेक्स 1 लाख होगा और अगले 10 साल में सेंसेक्स 2 लाख होगा। आप और मैं यहीं रहेंगे, आपको मेरी बात तब याद आ जाएगी कि ये लेवल मैंने बताए थे और ये होना है। अब अगेन सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, क्योंकि जब जब हम शेयर बाजार की बात करते हैं तो हमें समझ में आता है शेयर बाजार यानी कि हाई रिस्क, यानी कि पैसा डूब जाएगा। और आज तक हम जितने लोगों से मिले, सबने ये बोला यार शेयर बाजार में तो हमारा पैसा डूब गया। एक बात को समझिए, शेयर बाजार में कोई नोटों में आग नहीं लगती, कोई कुआं नहीं है जहां से कोई पैसा खींच के ले आएगा। यदि आपको आज के बाद कोई व्यक्ति ये बोले कि मेरा शेयर बाजार में 50 रुपए का या 50,000 रुपए का नुकसान हुआ, तो आप ये समझ लीजिएगा कि किसी और व्यक्ति ने 50 रुपए या 50,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया। नोटों में आग नहीं लगती शेयर बाजार में, सिर्फ पैसा एक्सचेंज होता है, कोई कमाता है कोई गवाता है। हम कैसे कमा पाए, कौन सा शेयर लें, हम उसकी बात करेंगे। जैसे मैंने LIC IPO की बात की, तो कुछ शेयर ऐसे होते हैं जिनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है। अब क्यों शेयर बाजार चढ़ता गिरता, ये शेयर बाजार का मैं आखिरी चैप्टर आपके सामने रखता हूं कि शेयर चढ़ते और गिरते कैसे हैं, कौन सा शेयर भविष्य में चढ़ेगा और कौन सा शेयर भविष्य में गिरेगा, कौन सा सेक्टर बढ़ेगा और कौन सा सेक्टर गिरेगा। अगेन एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने, चाय पीते होंगे आप सब लोग, मैं बरिस्टा कैफे कॉफी डे की चाय की बात नहीं कर रहा, मैं चाय की टपरी की बात कर रहा हूँ। वो रेडी वाला चाय वाला जो हमारे नुक्कड़ पे बैठा है, शालीमार सिटी सोसाइटी के बाहर बैठा है, शालीमार सिटी के बाहर बैठे भाई 2 चाय वाले, मैंने पिया है चाय, तो वो चाय वाला बाहर बैठा है, आपके ऑफिस के बाहर बैठा है। अभी मान लीजिए ये चाय का टपरी है, रेडी है या नुक्कड़ पे छोटा सा दुकान, और ये बिकाऊ है। ये बोल रहा है साहब मेरे को मेरा दुकान बेचने का है, मेरे को पैसा चाहिए। और ये दुकान, वो तनख्वाह काटने के बाद, छोटू का पैसा निकालने के बाद, MCD का टैक्स, पुलिस वालों का सब देने के बाद, रोज का 100 रुपए का प्रॉफिट शाम को निकलता है। अभी ये दुकान आप कितने में खरीदना चाहोगे? चाय का दुकान है, अच्छा खासा चल रहा है, वो बोल रहा है साहब मेरे को दुकान बेचना, पैसा चाहिए, रोज का 100 रुपए शाम को आपको प्रॉफिट कमा के दूंगा। ये चाय के दुकान को आप कितने रुपए में खरीदोगे? अपने पास जहन में नोट कर लीजिए कि साहब मैं इस दुकान की कीमत इतनी लगाऊंगा। अभी कल को ये चाय की दुकान जो रोज 50 रुपए देती थी, रोज 100 रुपए देती थी, इसका प्रॉफिट बढ़ के 200 रुपए रोज हो गया, तो आप इसकी कितनी कीमत देना चाहोगे? या फिर रोज 100 रुपए कमा के दे रही थी ये दुकान, अभी प्रॉफिट कम हो गया, रोज का 50 रुपए प्रॉफिट देती है दुकान, तो आप कितनी कीमत दोगे? ऑब्वियसली कीमत डबल या आधी हो जाएगी। द सेम प्रिंसिपल वर्क्स इन अ शेयर मार्केट। हर वो कंपनी, हर वो इंडस्ट्री जिसका भविष्य उज्जवल लगता है कि हाँ इसका माल अब ज्यादा बिकेगा, ये प्रोडक्ट अब ज्यादा बिकेगा, उसके शेयर आज ही चढ़ने शुरू हो जाते हैं। और जिस कंपनी का प्रोडक्ट हमको लगता है कि नहीं ये कंपनी के माल में दम नहीं है, अब ये नहीं चढ़ेगा, इसकी डिमांड कम हो गई, तो उसके शेयर आज ही गिरने शुरू हो जाएंगे। कंपनियां प्रॉफिट कमाती हैं तो उनके शेयर चढ़ते हैं, कंपनियां प्रॉफिट नहीं कमाती तो उनके शेयर गिरते हैं। यूनिक प्रिंसिपल है, पूरी दुनिया के शेयर बाजार में यही लागू होता है। अभी क्या होता है, कभी कभी कुछ नए शेयर आते हैं, वो यूनिक बिजनेस मॉडल होते हैं। जैसे आपने अगर नाम सुना हो, फ्लिपकार्ट करके कंपनी, आपने नाम सुना होगा, फ्लिपकार्ट है, अमेजन है या फेसबुक है। ये कंपनियां 15 साल पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, कोई जानता ही नहीं था कि ये नाम की कंपनी है, और आज भी ये यही यूनिक बिजनेस मॉडल है। 15 साल पहले इन्हें कोई पूछता नहीं था, आज ये मार्केट लीडर है। तो ऐसे कुछ बिजनेस मॉडल आपके सामने हैं जो इंडिया का फ्यूचर है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आंकड़े बता रहे हैं, दुनिया बता रही है, इंडस्ट्री बता रही है, आज की पॉपुलेशन इस दिशा में जा रही है, सरकार इस दिशा में कदम उठा रही है। सोलर एनर्जी भारत का भविष्य है, इलेक्ट्रिक व्हीकल ये फ्यूचर है, ऑनलाइन पोर्टल लाइक जोमेटो, स्विगी और पेटीएम, यूथ डिमांड,
ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म, मोबाइल टेक्नोलॉजी, ये सब फ्यूचर है कि कुछ कंपनी के शेयर्स आपके सामने हैं। यूजुअली इस तरह के शेयर यूनिक होते हैं, आज लॉस मेकिंग होते हैं, लेकिन फ्यूचर में यही बिल्डिंग खड़ी करते हैं। इनको आइडेंटिफाई करना ही मुश्किल काम होता है कि ये कंपनी भविष्य में अच्छा करेगी। तो ये कुछ ऐसे मॉडल हैं जो इंडिया में भविष्य में अच्छा करेंगे। अब क्योंकि हम बात शेयर बाजार की कर रहे हैं तो मेरे को एक डिस्क्लेमर देना जरूरी है। आई एम नॉट एन सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। ये प्रेजेंटेशन सिर्फ फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए अरेंज की गई है। मैं किसी भी कंपनी के शेयर का, म्यूचुअल फंड का, इंश्योरेंस पॉलिसी का, कोई प्रोडक्ट का प्रमोशन या एंडोर्समेंट नहीं कर रहा। हम सिर्फ ट्रेनिंग और अवेयरनेस के लिए प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। जो फिगर ली गई है मैथमेटिकल फिगर, प्रोजेक्शन के हिसाब से ली गई है, मैथमेटिकल फिगर्स हैं। मैं कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा रिटर्न्स की। एंड थैंक यू मिस्टर धर्मवीर सिंह जी, ये शालीमार सिटी में रहते हैं, कई सालों से एलआईसी का काम कर रहे हैं और अब हमारे साथ म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, आईपीओ का काम सर ने शुरू किया है और इसके तहत आज ये हमारा पहला प्रेजेंटेशन है। तो मैं कैरी फॉरवर्ड करता हूं। अब क्वेश्चन आता है कि यूनिकॉर्न जैसी कंपनी को आइडेंटिफाई कैसे करें। एलआईसी जैसा बड़ा जहाज तो देखो अलग बात है, सबको दिखता है, पर बड़े जहाज में ग्रोथ कम रहता है। ग्रोथ मिलता है छोटी कंपनी, माइक्रो कैप कंपनी से, यूनिक बिजनेस मॉडल से। तो उसका सॉल्यूशन है म्यूचुअल फंड्स। अभी आप देखिए, आप गाड़ी चलाना बहुत अच्छा जानते हैं, लेकिन जब आप मर्सिडीज जैसा महंगा गाड़ी लेते हैं तो आप खुद नहीं चलाते, ड्राइवर रखते हैं। आप मान लीजिए मर्सिडीज भी खुद चला लेंगे, लेकिन इंजन खराब होएगा तो उसके लिए मैकेनिक पे जाएंगे। इंजन बांधने का काम आपका नहीं है। आप बाल कटाना जैसा जो छोटा सा सर्विस है 50-100 रुपए का, उसके लिए भी प्रोफेशनल पे जाते हैं। घर में कपड़ा इस्त्री नहीं करते, 5 रुपए देके बाहर से कराते, बिकॉज ही इज द प्रोफेशनल अवेलेबल इन अ मार्केट। द सेम प्रोफेशनल अवेलेबल इन इंडियन मार्केट। भारतीय शेयर बाजार में भी एजेंट होते हैं जो आपका पैसा शेयर बाजार में लगाते हैं। अब मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया है, और ये एजेंट के नाम बताऊं, ये जो एजेंट के नाम है, एजेंट के नाम है मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उदय कोटक, नीलेश शाह, आईसीआईसीआई बैंक। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया है और आप शेयर बाजार के गेट पे खड़े हैं, 1 लाख रुपए लेके अंदर जाने ही वाले हैं। अब सामने से एक बिजनेसमैन आता है, टाटा बिरला अंबानी जैसा, और आपको बोलता है भाई तुम्हारे पास 1 लाख है, मेरे पास 99 लाख है, तुम अपना 1 लाख मेरे को दे दो, मैं 1 करोड़ रुपए लेके शेयर बाजार में जाता हूं। जब मैं वापिस आऊंगा 1 दिन बाद, 2 दिन बाद या 1 साल बाद, तो जो तुम्हारे हिस्से का पैसा जितना बढ़ेगा तुम्हें दे दूंगा। अभी आप खुद सोचिए, खुद 1 लाख रुपए लेके घुसना बेहतर है या किसी प्रोफेशनल टीम का हिस्सा बनना बेहतर है? मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूं, जॉकी नाम आपने सुना होगा, चड्डी बनियान आते हैं जॉकी कंपनी के, हम भी पहनते हैं। आपको मालूम है जॉकी कंपनी का एक शेयर 40,000 रुपए का है। हम खरीद ही नहीं पाएंगे ऐसे शेयर। एमआरएफ नाम सुना होगा, अपन लोग टायर डलवाते हैं अपनी कार में, एमआरएफ का एक शेयर 1 लाख रुपए का है। अब ऐसे ऐसे शेयर हम अपने 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख के पोर्टफोलियो से नहीं बना सकते। तो म्यूचुअल फंड करके कॉन्सेप्ट है, जो एक पूल, म्यूचुअली एग्रीड पीपल का एक पूल ऑफ इन्वेस्टिंग होता है, जिसमें बहुत सारे लोग पैसा डालते हैं। कोई 100 रुपए देगा, कोई 500 रुपए देगा, कोई 50,000 देगा, कोई 5 लाख देगा। इस तरह से लोकल पब्लिक जब पैसा देती है तो 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 500 करोड़ जैसी बड़ी रकम इकट्ठी हो जाती है। और इस बड़ी रकम से हम एक प्रोफेशनल रिसर्च टीम हायर कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड क्या करता है कि बहुत सारे लोगों से पैसा लेता है, फिर प्रोफेशनल टीम उस पर काम करती है, और ये सब सेबी रेगुलेशन के अंडर होता है। रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट ने पहले डिफाइन किए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे देखता है, और आपके पैसे को प्रोफेशनल तरीके से शेयर बाजार में लगाया जाता है। और एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता दूं, आप यदि 100 रुपए दें या 100 करोड़ दें, आपके पैसे को इमीडिएटली 50 कंपनी में बांट के लगाया जाता है। अभी आप खुद सोचिए, मान लीजिए आपके पास केवल 10,000 है निवेश करने के लिए। भाई मेरे पास तो 10 ही हजार है, इससे ज्यादा मैं दे नहीं सकता, मैं तो नौकरी करता हूं, महीने का 2 ही हजार दे सकता हूं। तो आप जो भी पैसा देंगे, आपके पैसे को 50 कंपनी में बांट के लगाया जाएगा। माने 10,000 भी अगर आपने दिया तो एक आपका कार का फैक्ट्री लग गया, एक आपका बैंक खुल गया, एक आपकी आईटी फर्म लग गई, एक आपके नाम का हॉस्पिटल खुल गया। इस तरह से आप एक साथ 50 बिजनेस के मालिक बन जाएंगे, और वो 50 बिजनेसमैन, टाटा बिरला अंबानी अदानी डॉक्टर लाल अपोलो मारुति, ये सब लोग पैसा कमा कमा के आपको देंगे और आपका म्यूचुअल फंड का वैल्यूएशन बढ़ने लग जाएगा। अभी मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूं। तो मैं एग्जाम्पल तो मैंने बहुत सारे दिए, अब मैं आपको रियल रिटर्न दिखाता हूं कि एक्चुअल में म्यूचुअल फंड ने इंडिया में पिछले 20 साल में क्या कमा के दिया। आप सबके फोन में गूगल होगा, गूगल में ये टाइप कर देना मीटिंग खत्म होने के बाद, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड। एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का म्यूचुअल फंड है, उन्होंने लॉन्च किया था सन 2004 में 10 रुपए का।
आज 2021 कीमत है 230 रुपया, सालाना 20% का ब्याज आ रहा है। बैंक में 5% का सालाना ब्याज नहीं बचा। और आप अगर ध्यान से देखें तो इसकी जो ग्रोथ हुई है ना, 1 लाख रुपए का 23 लाख रुपए बन गया 23 साल में। 23 गुना पैसा 17 साल में। आप सोचिए 17 साल में 23 गुना पैसा कहां बनता है, यहां बना है। एक और फंड की मैं बात कर रहा हूं, निपोन इंडिया, रिलायंस, लेट मिनिस्टर धीरू भाई अंबानी के टाइम की बात है। सन 1995 में रिलायंस म्यूचुअल फंड करके ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था, रिलायंस ग्रोथ फंड। गूगल पे लिख दीजिएगा रिलायंस ग्रोथ फंड, सब कुछ स्क्रीन पे आ जाएगा। 1995 में 10 रुपए का था, आज कीमत है 2000 रुपया। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन किसी ने अगर 1 लाख रुपए लगाए तो आज उसको सच में 2 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, रियल में मिल रहे हैं। इसकी कीमत है 2000 रुपए। आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। जिस प्रॉपर्टी में आप रहते हैं ना, अगर आपने खुद खरीदी है या आपने पिताजी की प्रॉपर्टी है, उनसे पूछिएगा कि 25 साल पहले उस प्रॉपर्टी का भाव क्या था, आज क्या है, और इससे कंपेयर कर लेना। इससे बेहतर रिटर्न इंडिया में किसी प्रॉपर्टी में भी नहीं आए होंगे। गिनी चुनी कोई ऐसी डीएलएफ जैसी प्रॉपर्टी हो तो अलग बात है। तो ये लेवल का ग्रोथ इंडिया में शेयर बाजार से म्यूचुअल फंड के थ्रू आम आदमी को मिल रहा है। वो आम आदमी जो 100 रुपए लगा सकता है, 200 रुपए लगा सकता है। और मैं आपके सामने अब उन फंड्स की बात कर रहा हूं। मैंने केवल 2 फंड दिखाए, अब मैं सारे फंड दिखा रहा हूं। वो सभी म्यूचुअल फंड जो डाइवर्सिफाइड या फ्लेक्सी कैप नेचर के हैं और 15 साल से ज्यादा पुराने हैं, उन सभी फंड का रिटर्न 15% से ऊपर है। और यदि किसी व्यक्ति ने 15,000 रुपए महीना दिया पिछले 15 साल में, 15% ग्रोथ हुई है, आज 1 करोड़ रुपए मिल रहा है। अभी अपन लोग पॉलिसी चलाते हैं, पीएफ में पैसा डालते हैं, लंबे समय के लिए डालते हैं, 15 साल 20 साल में यहां पर भी वेल्थ बनती है। तो नॉट ऑल बट एटलीस्ट सम स्मॉल मनी कैन बी इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड्स। अब म्यूचुअल फंड कई तरह के होते हैं, उसको थोड़ा सा मैं डिफाइन कर दूं। एक तो मैंने शेयर बाजार वाले म्यूचुअल फंड बताए, इसका पूरा का पूरा लेना देना शेयर बाजार से है। शेयर बाजार चढ़ेगा, आपका पैसा बनेगा। एक दूसरी कैटेगरी होती है जिसे बोलते हैं डेट फंड। इसका शेयर बाजार से कोई लेना देना नहीं है, बैंक के बराबर रिटर्न आता है। आपकी जो शॉर्ट टर्म नीड है आप उसके लिए ले सकते हैं। एक कैटेगरी होती है गोल्ड फंड। प्योर 24 कैरेट गोल्ड को आप एसबीआई गोल्ड के थ्रू पेपर गोल्ड या इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड या गोल्ड ईटीएफ के रूप में भी ले सकते हैं। और एक होता है बैलेंस फंड। अभी इन चारों का मैं आपको बताता हूं कॉन्सेप्ट क्या होता है। कि देखिए, मान लीजिए आपके पास शॉर्ट टर्म नीड आनी है, आप एक बिजनेसमैन है और हर बार दिवाली पे 2-2.5 लाख के गिफ्ट बांटने होते हैं, तो आप बॉन्ड फंड में निवेश करना शुरू कर दीजिए। हर महीने 15,000 दीजिए, दिवाली पे 2 लाख ले लीजिए। या मान लीजिए 3-1 साल के बाद आपके बच्चे का कॉलेज एडमिशन होना है। अब 3 साल के लिए शेयर बाजार में तो पैसा नहीं डाल सकते, रिस्क एसोसिएटेड है। तो आप बॉन्ड फंड में एसआईपी कर सकते हैं, हर महीने 10,000 महीना, 5,000 महीना आप दे सकते हैं। तो इस तरह की शॉर्ट टर्म नीड, वो नीड जो 6 महीने बाद, 12 महीने बाद, 18 महीने बाद आनी है, उनके लिए आप बॉन्ड फंड में निवेश कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके घर में अगले 5 साल में एक शादी होना तय है, बेटी बड़ी हो गई, शादी होनी है 4-5 साल में। या मान लीजिए आपकी भतीजी है, भांजी है, या साली साहिबा है। अब साली की शादी होगी तो भी आपके घर से गिफ्ट तो जाएगा ना, एक सेट तो जाएगा ही जाएगा। तो उस वक्त हो सकता है सोने का भाव 1 लाख रुपए तोला हो। यहां पे आज सोने का भाव है करीब करीब 49,000 रुपए तोला। आप अभी से किश्तों में इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड खरीदना शुरू कर सकते हैं। इन दोनों ही प्रोडक्ट में, जो मैंने डेट फंड बताए और जो गोल्ड फंड बताए, कोई लॉक इन नहीं है। आप आज पैसा दीजिए, आपको अकाउंट स्टेटमेंट आ जाएगा कि आपका 50,000 रुपए का सोना हमारे पास है। सोना आपको नहीं देंगे, सोना एसबीआई के पास रहेगा। आपको स्टेटमेंट मिल जाएगी। जिस दिन आप आपका पैसा वापस मांगेंगे, उस दिन का जो भी सोने का भाव है वो पैसा आपको मिल जाएगा। तो आपकी शॉर्ट टर्म नीड है, या अगले 2-3 साल में घर में जो शादी आनी है, या मान लीजिए आप दादाजी, नाना जी, नानी, दादी, चाचा, मामा कुछ भी हैं, और वो उस बच्चे के लिए, अगली जनरेशन के लिए गिफ्ट देना चाहते हैं। भाई दादाजी का पता नहीं जब तक पोता बड़ा होगा, रहे ना रहे भगवान ना करे, आज ही उसके नाम से डाल दो 1 तोला सोना लेकर के। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड 1 तोला सोना 49,000 में आ जाएगा। तो आपकी शॉर्ट टर्म नीड आप इससे कर सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं बैलेंस फंड की। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके पैसे को 3 जगह बांट के डालता है। कुछ पैसा शेयर बाजार में, कुछ पैसा बॉन्ड में, कुछ पैसा गोल्ड में। तो आप में जैसे कुछ लोग अर्ली स्टेज इन्वेस्टर हैं, नए नए निवेशक हैं, पहली बार शेयर बाजार में डाल रहे हैं, तो आप बैलेंस फंड ले सकते हैं। आप कोई हाउसवाइफ है, आपकी मंथली जो किचन में से पैसा बचता है उसको निवेश करना है, आप बैलेंस फंड में कर सकते हैं। आप कोई स्टूडेंट हैं, पॉकेट मनी सेव करना चाहते हैं, शेयर बाजार का प्रॉफिट लेना चाहते हैं लेकिन ज्यादा रिस्क नहीं चाहिए, तो बैलेंस फंड ऐसे लोगों के लिए सुरक्षित है। और या आप रिटायर्ड पर्सन है, आपको रिटायरमेंट का 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ मिला, बैंक में तो अच्छा ब्याज है नहीं, आप इस बैलेंस फंड में डालिए
और इससे आपको मंथली पेंशन मिलती रहेगी। तो ये कुछ म्यूचुअल फंड हैं जो आपकी अलग अलग नीड को पूरा करते हैं। बैलेंस फंड का ग्रोथ आपके सामने स्क्रीन पर है। पिछले 20 साल से सालाना 14% का रिटर्न आ रहा है। टाटा, बिरला, रिलायंस, आईसीआईसीआई सभी बैंक के म्यूचुअल फंड डिवीजन के पास एक एक बैलेंस फंड है। यहां हमारा शेयर बाजार का और म्यूचुअल फंड का टॉपिक खत्म हुआ। अब मैं आपके सामने रख रहा हूं दुनिया का 8वां अजूबा। इस वक्त इस मीटिंग में करीब करीब 60 लोग हैं और मुझे उम्मीद है हम सब लोग 10वीं पास हैं। हम सब ने 10वीं की परीक्षा पास की होगी, सीबीएसई बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, जहां से भी की। 10th तो जरूर पास किया होगा। 10th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला होता है कंपाउंडिंग रिटर्न, चक्रवृद्धि ब्याज, जो मुझे कभी याद नहीं हुआ। आज भी मैं कैलकुलेटर से करता हूं। वो चक्रवृद्धि ब्याज दुनिया का 8वां अजूबा है। वो मैं आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि वो देखना बहुत जरूरी है रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग के तहत कि ये मेरी लाइफ में क्या बदलाव डालता है। यदि केवल 1 लाख रुपए को निवेश किया जाए और निवेश का पीरियड 10 साल हो, मैंने दो ग्रोथ रेट लिए, 8% और 20%, तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता इनकी ग्रोथ में, या 2 लाख बन रहा है या 6 लाख बन रहा है। लेकिन जब लंबा समय हो जाता है, 20 साल का समय होता है, तो 8% वाला पैसा केवल 4 लाख पे पहुंच पाता है और 20% वाला पैसा 40 लाख पे पहुंच जाता है। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ कंपाउंडिंग। लंबे समय में चक्र ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ग्रोथ के ऊपर ग्रोथ लगती है, तो कई गुना पैसा आपका बढ़ सकता है। गणेश एक बार देखो, म्यूट कर दो दादा सबको। गणेश जी, अब मैं 10,000 रुपए महीने की बात कर रहा हूं। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए महीने का बजट है। 10,000 रुपए महीना ओवर ए लॉन्गर पीरियड यदि 5% से ग्रो करे, जो आज की डेट में बैंक में मिलता है, तो रिटर्न्स आपके सामने है। 20 साल में ये करीब करीब 40 लाख बनता है। 15% ग्रोथ मिले तो 1.25 करोड़ बनता है। अभी मैं क्या बोलता हूं कि मान लो हम सारा पैसा 15% वाले रिस्क में नहीं डाल सकते। कुछ पैसा LIC में डालेंगे, कुछ बॉन्ड में डालेंगे, कुछ PPF में रखेंगे, कुछ म्यूचुअल फंड में डालेंगे, कुछ प्रॉपर्टी में डालेंगे, तो मोटा मोटी 10-12% का भी ग्रोथ आया तो ये आपके सामने ये लेवल का वेल्थ क्रिएट किया जा सकता है। 65 लाख, 70 लाख केवल 10,000 रुपए महीने से ये लेवल का वेल्थ क्रिएट किया जा सकता है। अब मैं बात कर रहा हूं गोल बेस्ड अप्रोच की, कि मान लीजिए मेरा टारगेट है, मुझे 5 करोड़ चाहिए। मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे आज से 15 साल के बाद, उनको मुझे विदेश में पढ़ाना है, MBBS कराना है, 5 करोड़ चाहिए। या रिटायरमेंट से पहले मुझे अपने लिए 5 करोड़ जोड़ना, भैया बच्चों पे डिपेंड नहीं रहना। रिटायरमेंट के बाद पीसफुल लाइफ चाहिए, मजे वाली जिंदगी जीऊंगा, घूमूंगा फिरूंगा, ऐश करूंगा। 5 करोड़ के लिए ये स्क्रीन पे फिगर्स आपके सामने कि आपको यदि 8% का ब्याज आता है तो 55,000 रुपए महीना देने की जरूरत है, और यदि 15% का ब्याज आता है तो केवल 18% में ये फिगर अचीव हो जाती हैं। और मैं एक बैलेंस्ड अप्रोच की बात कर रहा हूं कि भैया 10 से 12% का ब्याज भी अगर आ गया, 12-1% का ब्याज अगर आ गया, तो आपका ये टारगेट 30,000 रुपए महीने में 5 करोड़ रुपए अगले 25 साल में जुड़ जाएगा। ये लेवल के रिटर्न पिछले 25 साल में उन सभी लोगों को मिले जिन्होंने म्यूचुअल फंड्स में या फिर एक बैलेंस्ड अप्रोच रख के रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग के तहत पोर्टफोलियो में निवेश किया। अभी हम क्या बोलते हैं कि भाई मैंने शेयर बाजार में पैसा डाला, जिस साल मेरी बेटी की शादी है उसी साल शेयर बाजार डूब गया, तो शेयर बाजार तो कभी भी झटका खाता है और जब खाता है तो एकदम से आधा हो जाता है। तो मैं क्या बोलता हूँ, रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग, सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने। तो निवेश का नियम क्या है? निवेश के 3 नियम मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहला नियम, पैसे के 3 हिस्से कीजिए। जो भी आप निवेश कर सकते हैं, आप 10,000 दे सकते हैं, 5,000 दे सकते हैं, 50,000 दे सकते हैं, 3 हिस्से कीजिए। पहला 33% से कराइए जीवन बीमा, यानी परमानेंट लॉस ऑफ इनकम। दूसरा 33% डालिए शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट में, जो मैंने गोल्ड बताया, बॉन्ड बताया, और बाकी का जो 33% बचा वो डालिए म्यूचुअल फंड में, रियल एस्टेट में, SIPs में। ये एलोकेशन 33 मैंने कॉमन आइडल एलोकेशन रखा है। आपकी जरूरत के हिसाब से आपका एलोकेशन कम ज्यादा किया जा सकता है कि भाई मेरे को बीमा नहीं चाहिए तो भाई 50% शेयर बाजार में डाल दो। वो जब आपके साथ बैठेंगे, मैं या धर्मवीर जी आपकी प्लानिंग करेंगे, गणेश जी या प्रभात जी आपके साथ बैठेंगे, जो मेरी टीम है, ऑन द स्पॉट नीड बेस्ड, हर व्यक्ति की नीड और उसके फाइनेंशियल टारगेट अलग अलग होते हैं। अभी ये 3 एस्पेक्ट मैंने क्यों बताए, मैं उसकी बात कर रहा हूं, और मैं अपने ऊपर एग्जांपल लेके बात कर रहा हूं। मेरी लाइफ बहुत मस्त चल रही है, महीने का 1,00,000 रुपए मेरे को आ रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा, मेरा घर भी बढ़िया चलेगा, बच्चे भी पढ़ जाएंगे, 1,00,000 रुपए में से 20,000 रुपए में निवेश कर रहा हूं, तो भविष्य में वेल्थ भी क्रिएट होगी। लेकिन व्हाट हैपन इफ समथिंग गोज रॉन्ग? लाइफ का प्लान ए, यानी मेरी लाइफ बढ़िया चलेगी, वो नहीं चला तो प्लान बी क्या है?
मान लीजिए कोरोना आ गया, व्हाट इज प्लान बी? अभी पिछले कोरोना में कईयों को ये प्रॉब्लम हुई थी, नौकरी चली गई, बीमार पड़ गए हम। अब मेडिकल का बिल तो कंपनी ने पास कर दिया, जो 6 महीने में घर पे रहा तो मेरी तनख्वाह कहां से आएगी? तो मैंने जो आपको शॉर्ट टर्म सेविंग प्रोडक्ट बोले थे ना, शॉर्ट टर्म सेविंग प्रोडक्ट, यानी अगर आप अपनी मंथली इनकम का 6 गुना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, दिस इज फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, अगर मेरी इनकम 6 महीने की आमदनी 1 लाख रुपए है, तो मेरे पास 6 लाख रुपए के लगभग का या तो बैंक में बैलेंस हो, या बॉन्ड हो, या आरडी हो, या एफडी हो, या गोल्ड हो, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जिसमें कोई लॉक इन ना हो, कोई मार्केट रिस्क ना हो, और मैं कभी भी निकलवा सकूं। कोरोना के टाइम पे बहुत लोगों ने उस पैसे का इस्तेमाल किया, जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म सेविंग कर रखी थी, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसीज में लंबा लॉक इन होता है। मजबूरी के टाइम पे हो सकता है शेयर बाजार टूटा हो, तो जो भी आप निवेश करें उसका 33% अगर आप शॉर्ट टर्म सेविंग वाले प्रोडक्ट में डालते हैं तो आपके दो फायदे होते हैं। पहला, लाइफ में इमरजेंसी आया तो बैकअप का काम करेगा। दूसरा, जो 12, 18, 36 महीने के बाद लाइफ के शॉर्ट टर्म टारगेट आने ही हैं, यार वेकेशन पे जाना है, बहुत साल से हम केवल इंडिया में घूम रहे हैं, इस बार इंडिया के बाहर जाएंगे, आपका पैसा जुड़ता रहेगा, निकलवाते जाओ, घूमते जाओ। घर का रेनोवेशन कराना है, कार चेंज करनी है, ये पैसा एक्यूमुलेट होता रहेगा हर महीने। मान लीजिए यदि आप 2,000 रुपए महीना या 5,000 रुपए महीना शॉर्ट टर्म सेविंग के नाम से गोल्ड में या डेट फंड में डालते हैं, कॉर्पस इकट्ठा हो रहा है, जब जरूरत पड़ी पैसा निकाला और अपनी लाइफ का टारगेट अचीव कर लिया। अब पिक्चर नंबर 2, पहले तो मैंने बात की थी शॉर्ट टर्म लॉस ऑफ इनकम की, कि 6-8 महीने के लिए तनख्वाह नहीं मिली, नौकरी चली गई, लॉकडाउन लग गया, 3 महीने से दुकान बंद है, तो उससे मैनेज हो जाएगा। अगर मैं ही नहीं रहा तो क्या होगा? आज मैं 1 लाख रुपया कमाता हूं और मेरे घर में मैं 80,000 रुपए देता हूं, 20,000 रुपए का निवेश करता हूं, मेरे बाद भी मेरे घर में 1 लाख रुपए चाहिए, आज के खर्चों के लिए भी और भविष्य के निवेश के लिए भी, क्योंकि भविष्य के निवेश के हिसाब से ही प्लानिंग हो रखी है। मुझे कुछ हो गया तो आज मेरे बीवी बच्चों को 1 लाख रुपए महीना कहां से मिलेगा? सोचिए, क्योंकि किसी के भी साथ हो सकता है ना। हमारे बहुत से अपने इस दौरान नहीं रहे पिछले 2 साल में, तो रूल ये बोलता है कि आई शुड हैव लाइफ इंश्योरेंस अकॉर्डिंग टू माय ह्यूमन लाइफ वैल्यू। मेरी ह्यूमन लाइफ वैल्यू है मेरी सालाना आमदनी का 16 गुना। मैं रिपीट कर रहा हूं, इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर देता हूं। मैं 1 लाख रुपए महीना कमाता हूं तो मेरी सालाना आमदनी हुई 12 लाख रुपया। अभी 12 लाख का 16 गुना करूंगा तो बनेगा 2 करोड़ रुपया। अभी भगवान ना करे मुझे कुछ हुआ और मेरी फैमिली को 2 करोड़ का इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दे दिया, तो मेरी बीवी ना तो दामाद जी पे भरोसा करेगी, ना जेठ जी पे करेगी, ना देवर जी पे करेगी। मेरी बीवी उस 2 करोड़ रुपए को पोस्ट ऑफिस या बैंक में जमा कराएगी और 1 लाख रुपए महीने का ब्याज मेरे घर आता रहेगा, और वो 1-2 करोड़ भी सुरक्षित रहेगा। तो मेरे जीते जी जो पैसा मेरे घर आ रहा था वो मेरे मरने के बाद भी मेरे घर आता रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग, कि यू शुड हैव बैकअप ऑफ टेम्परेरी लॉस ऑफ इनकम एंड परमानेंट लॉस ऑफ इनकम। और बाकी जो पैसा बचा, जैसे मैंने 3 चीजें बताई कि पैसे के 3 हिस्से कीजिए। फर्स्ट 33% से आप अपना परमानेंट लॉस ऑफ इनकम सिक्योर कीजिए, टर्म प्लान लीजिए या एंडोमेंट पॉलिसी में राइडर्स लगा दो तो उनका इंश्योरेंस वैल्यू बढ़ जाता है। 33% से अपनी शॉर्ट टर्म नीड और टेम्परेरी लॉस ऑफ इनकम को प्रोटेक्ट कीजिए, और बाकी जितना पैसा बचता है सबको निवेश कर लीजिए, बिजनेस लगाइए। बिजनेस खुद नहीं करना, जो बिजनेस सक्सेसफुली चल रहा है उस बिजनेस को खरीद लेना है, डायरेक्टली शेयर नहीं, म्यूचुअल फंड के थ्रू। यदि आप शेयर बाजार में रिसर्च कर सकते हैं 15, 20, 40 कंपनी पे, तो आप खुद भी निवेश कीजिए। नहीं तो प्रोफेशनल लोग बैठे हैं, टाटा बिरला अंबानी जैसे लोग 2% में आपकी नौकरी करने को तैयार हैं, तो म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए। देखिए, इंडिया हैव बीन रीरेटेड, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अभी बिल्कुल बदल गई। आप में से जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, अभी खुद अज्यूम कीजिए कि अगले 10 साल, आपके अगले 10 साल, आपकी आमदनी अगले 10 साल में पिछले 10 साल से बेहतर होगी, तो ऑब्वियसली आपका खर्चा भी बेहतर होगा। यानी मैं 1 लाख रुपए कमाता हूं, 80,000 खर्च करता हूं, कल जब 2 लाख कमाने लगूंगा तो 1.5 लाख रुपए खर्च करूंगा। और खर्च कहां पे करूंगा? वही टाटा बिरला अंबानी भारती एयरटेल जैसी कंपनी के प्रोडक्ट में करूंगा। जब मैं उनका प्रोडक्ट ज्यादा खरीदूंगा तो उनका माल ज्यादा बिकेगा, तो उनका प्रॉफिट ज्यादा होएगा, और ये हम सब लोग करने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि इंडियन इकोनॉमी, वो इंडियन इकोनॉमी जो पिछले 40 साल में शेयर बाजार में 17% की ग्रोथ दे रही है, वो 40 साल जब हमारे 2 प्रधानमंत्री मार दिए गए, गोली मार दी गई, वो स्टेज थी हमारी। हर 5 साल में सूखा, बाढ़, भूकंप कुछ आ जाता था, हर 5 साल में सरकार बदल जाती थी। ऐसी इकोनॉमी जहां अनपढ़ गवार जनसंख्या सबसे बड़ा बोझ होती थी,
उस इकोनॉमी में रहते हुए हमने सालाना 17% की ग्रोथ कमाई। तो अब तो इंडियन इकोनॉमी के दिन फिर गए भैया। आज हम वर्ल्ड ग्रोथ इंजन है। आज पूरी दुनिया हमारा लोहा मानती है। हमारी सबसे ज्यादा जनसंख्या, जो हमारी पहले प्रॉब्लम थी, आज वही हमारी पावर बन चुकी है, क्योंकि हम अपनी इकोनॉमी में अपने मैन पावर को, स्किल और टैलेंट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जितनी विदेशी मल्टीनेशनल कंपनियों में टॉप मोस्ट पोजीशन आज इंडियन होल्ड करते हैं। सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आज इंडिया में लग रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां इंडिया में आ रही हैं। गवर्नमेंट भी अच्छा काम कर रही है। एफडीआई बना दी उन्होंने, पीएलआई स्कीम ले आए, कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया, और इसका असर शेयर बाजार में दिख रहा है, क्योंकि शेयर बाजार भविष्य को सोच के चलता है। कोरोना के बावजूद बाजार नहीं कर रहा, तो इंडिया ग्रोथ स्टोरी को समझिए, इंडिया में निवेश कीजिए। म्यूट कर दो दोस्त। अगला भविष्य पिछले भूतकाल से बेहतर होगा। यदि आपको ऐसा लगता है तो इंडिया में ग्रोथ है। यदि आपको लगता है कि नहीं, इंडिया ग्रोथ स्टोरी तो कुछ नहीं है, तो सब बर्बाद है, तो बर्बाद हो गया, भारत तो डूब जाएगा, तो भैया आप निवेश मत कीजिए। मुझे इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे भरोसा है। उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, उगता हुआ भारत है। दुनिया आज भारत को सलाम कर रही है। दुनिया के निवेशक भारतीय शेयर बाजार में डाल रहे हैं। तो जो ग्रोथ होगी ना, ग्रोथ हम सबको मिलेगी इन टर्म्स ऑफ नौकरी, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। हम सबकी तनख्वाह बढ़ेगी, हम सबका बिजनेस डेवलप होगा, लेकिन उसके लिए हमको अपने घंटे देने पड़ेंगे, काम करना पड़ेगा। लेकिन जो मॉडल मैंने बताया, वह केवल पैसा डालना है। चाहे इकट्ठा डालो, चाहे मंथली सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, 5,000 रुपये महीना, 10,000 रुपये महीना दो, पार्टिसिपेट करो इंडिया ग्रोथ स्टोरी में। उभरते हुए भारत में, कमाते हुए भारत का हिस्सा बनो और इंडिया में पैसा लगाओ। आपका भी पैसा बनेगा, आपकी भी वेल्थ बनेगी। शोले मूवी देखी आप लोगों ने? शोले मूवी अभी भी 65 के लगभग लोग हैं। जिन लोगों की उम्र 40 के लगभग है, जैसे मेरी उम्र 40 है, हमने तो शोले मूवी 10-10 बार देख ली। हर मूवी, चाहे वो थ्रिल हो, ड्रामा हो, एक्शन हो, रोमांस हो, लव स्टोरी, लव ट्रायंगल, हमको कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। शोले मूवी का गूढ़ रहस्य ही शेयर बाजार का गूढ़ रहस्य है। वो रहस्य ये है कि ठाकुर साहब के बस की नहीं थी गब्बर का शिकार करना। आपके बस की नहीं है बिजनेस करना। उन्होंने जय और वीरू को हायर किया पैसे देके, अपना काम कराने के लिए। आप भी टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी को हायर कीजिए पैसा दे करके। जो लोग बोलते कि नहीं, टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी तो बहुत बड़े हो गए, इनके तो शेयर चढ़ रहे हैं, तो भाई आप उनके हिस्सेदार बन जाओ। ये सारी की सारी कंपनियां शेयर बाजार में बिकाऊ हैं। म्यूचुअल फंड में पैसा डालो। जैसे ही आप एक म्यूचुअल फंड खरीदोगे, आपका पैसा ऑटोमेटिकली 50 कंपनी में बांट के लग जाएगा। तो ये आज का प्रेजेंटेशन था। आप कभी मुझे, धर्मवीर जी को, गणेश जी या प्रभात जी को मौका दीजिए। आपके साथ बैठेंगे, आपकी आर्थिक कुंडली स्टडी करेंगे, क्या बदलाव करने हैं, आपकी नीड बेस्ड कैलकुलेशन क्या है, रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करें, चाइल्ड एजुकेशन के लिए क्या प्रोडक्ट खरीदें, कितना जीवन बीमा होना चाहिए, कितना म्यूचुअल फंड एसआईपी में डालें, ये सब डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे मौका दिया आज की इस प्रेजेंटेशन के लिए। स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर धर्मवीर सिंह। शालीमार सिटी के सभी लोगों को धन्यवाद। मैं प्रेजेंटेशन ओवर कर रहा हूं। ओवर टू धर्मवीर जी। मेरी तरफ से कंटेंट खत्म है। गणेश, आपका कोई पॉइंट ऐसा रह गया हो तो आप शेयर करो। गणेश जी। सर, मेरा ऐसा कोई पॉइंट नहीं रहेगा, और जो भी मेरे पॉइंट्स थे वो आप ऑलरेडी जो थे साहब अपना ले चुके हैं अपनी तरफ से। ठीक है, प्रभात जी, आपका कोई पॉइंट? जबरदस्त ट्रेनिंग थी, मजा आ गया, और मतलब सारे टॉपिक्स आपने कवर कर लिए हैं। आपका सभी लोग अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। किसी का कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है, या चैट बॉक्स में भी डाल सकता है वो। एक क्वेश्चन मैं पूछूं? हाँ जी, बिल्कुल सवाल पूछ सकते हैं जी आप। ये डीमैट अकाउंट क्या है और उसका क्या रोल है, ये जरा बताइए। जी बताता हूँ जी। सर, शेयर बाजार में निवेश करने के लिए डीमेट अकाउंट कंपलसरी है, क्योंकि पहले जो फिजिकल शेयर होते थे ना, उनमें बहुत सारा झोल झाल रहता था, फ्रॉड और फॉर्जरी हो जाती थी। तो सरकार ने डीमेट अकाउंट कंपलसरी कर दिया। जैसे पैसा रखने के लिए बैंक अकाउंट होता है, ऐसे शेयर्स रखने के लिए डीमेट अकाउंट होता है। और आज की डेट में इंश्योरेंस पॉलिसी भी डीमेट अकाउंट में इश्यू होती है। भविष्य में प्रॉपर्टी भी डीमेट अकाउंट में आने लगेगी। तो डीमेट अकाउंट एक बैंक अकाउंट की तरह होता है, जहां पे आपके शेयर रहते हैं। आप खोल के देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनी के शेयर या म्यूचुअल फंड मेरे पास है। डीमेट अकाउंट इंडिया में 2 जगह खुलता है, एक एनएसडीएल और एक सीडीएसएल, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट
डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। दोनों कंपनियों का 350 रुपए सालाना खर्चा है जो सेकंड ईयर से लगता है, पहले साल नहीं लगेगा, सेकंड ईयर से 350 रुपए लगेगा। धर्मवीर जी के पास ऑलरेडी डीमेट अकाउंट की फ्रेंचाइजी है एनजे ग्रुप के थ्रू, तो आप धर्मवीर जी के साथ अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और आने वाले समय में जो एक तो एलआईसी का आईपीओ तो आ ही रहा है, जो बाकी के भी आईपीओ हम बताएंगे कि ये आईपीओ अच्छा है, इसमें पैसा डालिए, आप उनसे मुनाफा कमा सकते हैं। कुछ आईपीओ तो ऐसे भी थे जो एक ही दिन में डबल हो गए पिछले 12 महीने के दौरान। तो ये डीमेट अकाउंट का जवाब था। थैंक यू, थैंक यू। आर्यन जी आप सबको अनम्यूट कर दो, ऐसा करो, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग अपने आप अनम्यूट ना कर पा रहे हो। गणेश जी और लोगों के कोई सवाल हो तो हम ले सकते हैं। धर्मवीर जी। हाँ अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मेरे जो पॉलिसी होल्डर हैं उनका एक मार्गदर्शन किया, और मैं आशा करूंगा कि जो डीमेट अकाउंट अभी उनके नहीं है ओपन, वो जरूर डीमेट अकाउंट अपने ओपन कराएंगे, क्योंकि बहुत सारी क्वारी थी कि भाई क्यों कराना चाह रहे हैं, हम डायरेक्ट क्यों नहीं बैंक से करा रहे हैं। तो आपने वो क्लियर कर दिया कि भाई एज ए जो है किसी के थ्रू हम कराते हैं तो वो आपका पोर्टफोलियो भी पूरा संभालें, तो बेटर है कि नहीं, उसमें ना मैं एक बात कहना चाहूंगा, क्या होता है कि जैसे थोड़ी देर पहले मैंने एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय दिखाया था। बैंकिंग चैनल में एम्प्लॉय होते हैं जो बदलते रहते हैं वक्त के साथ, या तो बैंक चेंज कर देते हैं, उनका ट्रांसफर या प्रमोशन हो जाता है। अब जो नया एम्प्लॉय आपको मैप होता है वो अपनी तरह से आपका पोर्टफोलियो फिर से रीबैलेंस करता है। लेकिन जो इंश्योरेंस एडवाइजर है, म्यूचुअल फंड एजेंट है, जो सेल्फ एम्प्लॉय मॉडल पे खुद का काम कर रहे हैं, वो लाइफ टाइम तक उसी बिजनेस में रहते हैं, वो बदलेंगे नहीं। तो जैसे आज कोई मेरा क्लाइंट है या धर्मवीर जी का क्लाइंट है, तो हमने आज आपको जो बताया हमें 5 साल बाद भी मालूम रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि हर 2 साल में पोर्टफोलियो बदल रहे हैं अपने मुनाफे के लिए। तो बैंक चैनल, ऐसा नहीं कि वो चैनल खराब है, बैंकिंग चैनल या ब्रोकिंग चैनल, बट वहां पे अक्सर ये प्रॉब्लम देखी गई है कि नए नए कर्मचारी आते हैं अपने मुनाफे के लिए, फिर आपके पोर्टफोलियो में बड़े बदलाव कर देते हैं। तो रेदर देन गोइंग विद अ बैंकिंग चैनल, आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि इंडिविजुअल फाइनेंशियल एडवाइजर या एलआईसी एजेंट या म्यूचुअल फंड एडवाइजर जो है उनके साथ जाना ज्यादा बेहतर है। जी, और कोई सवाल सर? गणेश आप एक बार चैट बॉक्स चेक कर लो दोस्त, चैट बॉक्स में कोई क्वेश्चन आया? सर चैट बॉक्स में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आया अभी तक। धर्मवीर जी आपका कोई और फीडबैक या कोई बात? नहीं सर, ये आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया सभी का, और मैं चाहूंगा कि मीटिंग करके ही मतलब जो है हम और बात करें, जिनकी जो है कई बार तो बहुत सारी चीजें हमारी जो ऊपर क्लियर नहीं हो पाती। तो मैं सभी साथियों को एक बार कॉल करके और उनसे उनका फीडबैक जरूर लूंगा कि आपको कैसा लगा, और जिनका डीमेट अकाउंट नहीं है उनके लिए अप्रोच करूंगा कि भाई वो अपना पहले डीमेट अकाउंट ओपन करें। अभी एक क्वेश्चन आया सर कि एक साल में म्यूचुअल फंड में क्या रिटर्न बनता है, तो मैं इसको 2 तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि 1 साल के लिए शेयर बाजार वाले म्यूचुअल फंड रिकमेंडेड नहीं है। शेयर बाजार में तभी पैसा डालना चाहिए जब आपके पास 5-7 साल का टाइम हो, क्योंकि अगर मैं एक साल की हिस्ट्री देखूं तो किसी साल में शेयर बाजार ने +100% रिटर्न दिया, किसी साल में -100 दिया, कभी -70 होता है, कभी +25 होता है। तो एक साल में वॉलेटिलिटी का रेट बहुत ज्यादा होता है। लेकिन यदि आप 5-7 साल का टाइम लेते हैं तो सालाना 15 से 18% का रिटर्न म्यूचुअल फंड में पिछले 25 साल में बना है। तो एक साल के लिए मैं रेकमेंड ही नहीं करूंगा कि आप शेयर बाजार में पैसा डालें। शेयर बाजार में या म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं तो 5 साल सोच के डालिए। दूसरी बात, शेयर बाजार को ये सोच के मत आइए कि मैं पैसा डालूंगा, पैसा चढ़ जाएगा, मैं निकाल लूंगा। जो लोग सट्टा सोच के आते हैं वो नहीं कमा पाते। आप ये सोचिए कि आप अपनी फैक्ट्री लगा रहे हैं, आप अपनी दुकान खोल रहे हैं, आप अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहे हैं और आप एक साथ 50 कंपनी खरीद रहे हैं। आप मेरे को 10,000 दीजिए, आपकी 50 कंपनियां लग गई। कंपनी को बंद करने के हिसाब से थोड़ी खोलता है, आज कोई ये सोच के थोड़ी दुकान लगाता है कि परचून का दुकान ले लो, 1 साल के बाद बंद कर देंगे। इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। जिंदगी भर बिजनेसेस चलेंगे, आपको जिंदगी भर उसकी रॉयल्टी आती रहेगी।
वन अदर क्वेश्चन, व्हाट इज द मैनेजमेंट एक्सपेंस ऑफ द फंड मैनेजर? सर म्यूचुअल फंड कंपनियां रिस्ट्रिक्टेड हैं सेबी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 2.5 यानी 2.5% से ज्यादा कोई आपके पैसे काट ही नहीं सकता। तो अमूमन म्यूचुअल फंड कंपनियां जो आपका फंड मैनेज करती हैं वो 1.75 से लेकर 2.5 तक के रेट में करती हैं। माने आप यदि 100 रुपए देते हैं, वो 100 रुपए के ऊपर मैं पूरे साल में 2.5 रुपए से ऊपर खर्चा नहीं ले सकता। तो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था 2% यानी 2% कीमत में टाटा बिरला अंबानी हाथ जोड़े आपके सामने खड़े हैं। म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजमेंट एक्सपेंस रेशो, कोई भी म्यूचुअल फंड जब आप इंटरनेट पे खोलते हैं तो उसका एक्सपेंस रेशो लिखना कंपलसरी होता है, वो लिखा रहता है, तो करीब करीब 2.5% है। यानी 2.5% में टाटा बिरला अंबानी जैसी कंपनियां मेरे लिए काम करेंगी। आप 100 रुपए देंगे, साल का 17% का ग्रोथ आएगा तो वो 117 रुपए बना। 2.5% के लगभग के खर्चे होंगे तो आपको फिर भी 15% का रिटर्न मिल जाएगा। इस तरह से एक्सपेंस रेशो काम काउंट होता है और वो डेली बेसिस पे कटता रहता है। बहुत कम है, ना के बराबर खर्चा है जी। कोई और अगला क्वेश्चन है तो आप मैसेज भी कर सकते हैं, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं। धर्मवीर जी, एक्चुअली क्या होता है कि बहुत जी सारे लोग ना अपने पर्सनल फाइनेंस के क्वेश्चन, जो मेरी पर्सनल फाइनेंस है, वो पब्लिक फोरम में सबके सामने डिस्कस नहीं या करते। या क्वेश्चन होंगे सबके, मैं ये चाहूंगा कि मीटिंग खत्म होने के बाद 1-to-1 क्वेश्चन कर लिए जाए। और जहां मेरी टीम की जरूरत है, प्रभात जी भी हैं, जी जी गणेश, आर्यन जी भी, और मैं भी हूँ। एक क्वेश्चन है, व्हाट इज योर व्यू ऑन बैंक निफ्टी? सर बैंक निफ्टी तो नहीं, मेरा निफ्टी पे व्यू है। और मैं बड़ा फर्म बिलीव होके कहता हूं कि यदि आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना मत सोचिए, आपको लगता है अगला 1 साल अच्छा है, निफ्टी खरीद के बैठ जाइए। चाहे निफ्टी ले लीजिए, चाहे बैंक निफ्टी ले लीजिए। वो नीचे गिरेगा तो लॉस से परेशान मत होइए, मार्जिन पे कीजिए। आपको लगता है 5 साल में इकोनॉमी अच्छा करेगी, मुझे लगता है सेंसेक्स यहां से डबल हो जाएगा, निफ्टी यहां से डबल हो जाएगा, तो खरीद लो ना भाई, निफ्टी का फ्यूचर लेके बैठे रहो। 1 लाख रुपए देके 15 लाख का माल मिलता है, प्रॉफिट लॉस 15 लाख पे लगता है। तो मैं शॉर्ट टर्म के लिए तो नहीं, लेकिन ओवर ए लॉन्गर पीरियड, फॉर ए टाइम फ्रेम ऑफ 5 ईयर, आई एम वेरी मच बुलिश ऑन निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी एंड एंटायर इंडियन इकोनॉमी। पूरे इंडिया के ऊपर मुझे भरोसा है कि भैया ग्रोथ इंजन तो हम ही है पूरी दुनिया के आज की डेट में। हमारी आज की डेट में 8% का जीडीपी ग्रोथ रेट है, जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। चाइना हमसे आगे था, पर आज दुनिया में एंटी चाइना मूवमेंट चल गया है। चाइना से लोग अपने प्लांट बंद कर करके भारत में ला रहे हैं। तो मुझे लगता है भारत का फ्यूचर अच्छा है, जो निवेश करेगा वो कमाएगा। व्हाट इज योर व्यू ऑन ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप लाइक अपस्टॉक? मैं अगेन फिर थोड़ी देर पहले मैंने एम्प्लॉय वर्सेस सेल्फ एम्प्लॉय की बात की थी। जेरोदा, अपस्टॉक, ग्रो, इन तरह की ऐप पे आपको केवल एक ट्रांजैक्शनल प्लेटफॉर्म मिलता है। आप अपनी मर्जी से खरीद बेच सकते हो और एक्सपेंस रेशो कम हो जाता है क्योंकि दलाली का रेट कम है। लेकिन आपको डिसीजन मेकिंग पावर खुद लगानी होती है कि मैं कौन सा शेयर लूं। और शेयर बाजार में या म्यूचुअल फंड में बहुत जरूरी है पर्टिकुलर एडवाइस, क्योंकि आपका एक गलत ऑर्डर आपकी पूरी वेल्थ को इरोड कर सकता है। तो ट्रेडिंग इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, अपस्टॉक है, जेरोदा है, ग्रो है, ये कोई खराब नहीं है, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है। लेकिन जब पैसा निवेश का आता है, वो निवेश जिससे मेरे बच्चों की पढ़ाई होनी है, वो निवेश जिससे मेरा और मेरी बीवी का बुढ़ापा कटना है, वो निवेश जिससे मेरे बच्चे ने विदेश जाना है, उस निवेश के लिए मैं 1%, 2% कम कीमत के किसी नॉन प्रोफेशनल व्यक्ति पे चला जाऊं, बेहतर है ना 2% दे दो किसी एडवाइजर को, उससे डील करो। जितने भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे एडवाइजरी नहीं है, वो केमिस्ट शॉप की तरह है। अभी आपको केमिस्ट शॉप से दवाई खाने का है कि एमबीबीएस डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेने का है, वो आप देखो। धर्मवीर जी को मैं अपनी तरह से एक एमबीबीएस डॉक्टर समझता हूँ, फाइनेंशियल डॉक्टर, जिनका काम है लोगों के पैसे को सही तरीके से सही दिशा में निवेश कराना ताकि ग्रोथ बने। अभी डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे प्लेटफॉर्म खराब नहीं है, बस इट इज जस्ट लाइक ए केमिस्ट शॉप। यू नीड टू डिसाइड कि मेरे को सरदर्द का गोली लेना है तो ठीक है ले लो, लेकिन बड़ा ट्रीटमेंट कराना है ना, बाईपास सर्जरी कराना है, तो भैया फिर केमिस्ट शॉप नहीं, फिर आपको प्रोफेशनल डॉक्टर ही चाहिए। आई होप मैं आंसर दे पाया आपके सवाल का। सर जो म्यूचुअल फंड्स है उसमें जो है कि रिटर्न ज्यादा नहीं होता, पर जो इक्विटीज अगर हम परचेस करें, लाइक जो भी इक्विटीज में हम इन्वेस्ट करें, तो फिर आई थिंक वो म्यूचुअल फंड से ज्यादा हमें रिटर्न दे सकती है इक्विटीज।
सर क्वेश्चन वही आ जाता है कि जो बड़ी कंपनियां हैं, कंपनीज लाइक रिलायंस इंडस्ट्री, टीसीएस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये बड़े हाथी हैं, ये हिलते ही नहीं है। आप इनके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, बट इनके रिटर्न हमेशा एवरेज साल के 12, 13, 14 रहेंगे। लेकिन जो माइक्रो कैप कंपनी है, स्मॉल कैप यूनिवर्स है, वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। एक्चुअल में वेल्थ उनमें बनती है, पहली बात। दूसरी बात, आप कैसे रिसर्च करोगे कि कंपनी अच्छी है? म्यूचुअल फंड का जो फंड सब मिड मैनेजर कैप होता है, कंपनी। कौन सी मिड कैप कंपनी दादा? मैं आपको 100 मिड कैप कंपनी गिना सकता हूं जो पिछले एक साल में -50% हो गई। आपने यूनिटेक नाम सुना है? रिलायंस कैपिटल, यूनिटेक, ये किसी टाइम पे निफ्टी का पार्ट हुआ करती थी 10 साल पहले। दोनों कंपनियां बर्बाद हो गई, 1 रुपए की भी वैल्यू नहीं दोनों के शेयर की। तो होता क्या है कि अपने आप रिसर्च करना सर कभी भी कीजिएगा। फंडामेंटल्स देख के तो हम पहचान ही सकते हैं। सर फंडामेंटल आप कैसे स्टडी करेंगे? आपको कंपनी की बैलेंस शीट का एक्सेस मिल जाएगा, कंपनी में अंदर क्या हो रहा है, मैनेजमेंट कमेंट्री क्या, नहीं मिलेगा। आप एक काम कर सकते हैं, एक छोटा सा सजेशन आपको दूंगा। अगर आपको लगता है कि यस यू कैन मेक मनी, आप अपने पैसे के 2 हिस्से कीजिए, 2 पोर्टफोलियो बना लीजिए, आधा आधा। आधे पोर्टफोलियो को आप खुद मैनेज कीजिए, अपनी मर्जी से शेयर खरीदिए। मनी कंट्रोल है, इकोनॉमी टाइम्स है, बहुत सारे रिसर्च मैगजीन्स आते हैं, पेड रिसर्च एडवाइजरी आती है, आप उनकी मेंबरशिप लीजिए, रिसर्च कीजिए, फंडामेंटल स्टडी कीजिए अगर आपके पास टाइम है, और आप आधे पैसे से खुद शेयर लीजिए। बाकी का आधा पैसा फंड मैनेजर को दे दीजिए। 2 साल में आपको अपने आप नजर आ जाएगा कौन बेहतर है, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा 5 कंपनी खरीद पाएंगे और 5 में से एक कंपनी बर्बाद हो जाएगी। भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अक्सर लोगों के साथ यही होता है। और जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर है, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रिटर्न बनाने की, और उसका 25 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। तो आपको लगता है कि यू कैन मैनेज बेहतर, आप स्प्लिट कर दीजिए पैसे को, आधा पैसा खुद मैनेज करो, आधा उन्हें दे दो, देखना फिर समय बताएगा। जी और कोई क्वेश्चन ऐसा है नहीं मेरे ख्याल से। ठीक है धर्मवीर जी, ओवर टू यू, आप क्लोजिंग स्पीच दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, जो आपने फाइनेंस के बारे में मेरे पॉलिसी होल्डर और मेरे जो साथी हैं उनको पूरा इंफॉर्मेशन दी। और मैं चाहूँगा कि इन फ्यूचर जब भी कोई ऐसी क्वारी हो तो मैं आपके साथ मीटिंग करके और इनके जो सॉल्यूशन है, फाइनेंशियल गोल हैं, उनको इनका अचीवमेंट देगा।